राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे सब उन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का ये कालखंड मैंने लिया है, लेकिन उनको अपने सामने ला रहा हूं जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, परंतु इतिहास पर उनको कहीं स्थान नहीं मिला। ऐसे ही अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण अज्ञात लोगों की एक लंबी श्रृंखला 592 वीडियोस में आपको इस मंथ में भेज चुका हूं। आज 593 होगी। आज भी कुछ ऐसे ही अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांतिवीर को, वीरों को, वीरांगनाओं को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। चलिए देखें, भारत मां की गुलामी के बेड़ियों को काटने के लिए ये लोग किस तरह से खुद कट रहे थे, किस प्रकार से, किस भाव के साथ, किस कर्मठता के साथ, किस जुनून के साथ, पूर्ण रूप से समर्पित भाव से जान हथेली पर रख करके काम कर रहे थे और बलिदान हो रहे थे, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं। चलिए देखें जो आज नाम जुड़ने जा रहे हैं। हाँ, चनौदा के गांधी आश्रम पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। आश्रम के ही कार्यकर्ता श्री त्रिलोक सिंह पांगती ने वो झंडा फहराने की रस्म अदा की। उस समय आश्रम में रहने वाले व्यक्ति तथा गांव के लोग भी उपस्थित थे जब ये झंडा की रस्म अदायगी हो रही थी। जब त्रिलोक सिंह पांगती ने झंडा फहरा लिया तो भारत माता की जय के घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। अगस्त क्रांति के वीरों के कंठ से फूटा हुआ जय घोष, भारत माता की जय, अंग्रेज सैनिकों के कानों में भी सुनाई दिया। कई अंग्रेज फौज की कंपनियां आसपास भी थीं। भला ये वो घोष कैसे सुन सकती थी? घोष सुनकर अंग्रेज फौजियों का एक दल आश्रम में पहुंच गया। उस समय तक गांव वाले लगभग अपने घर जा चुके थे, लेकिन त्रिलोक सिंह पांगती अपने कुछ आश्रमवासियों के साथ वहीं थे। अंग्रेज कमांडर ने त्रिलोक सिंह से पूछा, ये झंडा किसने लहराया है? तो त्रिलोक सिंह ने बड़ा निर्भीकता से उत्तर दिया, मैंने लहराया है। और कमांडर ने आदेश दिया, इस झंडे को नीचे उतारो। नहीं, मैं इसे नहीं उतार सकता, ये उत्तर दिया त्रिलोक सिंह पांगती ने। हाँ, आदेश फिर अपने कमांडर ने अपने फौजियों को कहा, अपने उन आए हुए फौजी साथियों को आदेश दिया कि सभी झंडे छीन लिए जाएं जितने चढ़ाए गए हैं, और उस पर डंडे बरसाए जाएं त्रिलोक सिंह पांगती पर, और तब तक बरसाते रहे जब तक ये इसका काम तमाम नहीं हो जाता। वो साथी डंडे लेकर त्रिलोक सिंह पांगती पर टूट पड़े। सभी सैनिक तब तक डंडे बरसाते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए।
बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेज दिया गया और वहां से अस्पताल, बेहोश थे और अस्पताल में ही उनकी, त्रिलोक सिंह पांगती की मृत्यु हो गई, अंतिम सांस ले लिया। त्रिलोक सिंह पांगती का जन्म 1 नवंबर 1920 को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ के दरकोट मल्ला जोहर ग्राम में हुआ था। पिता का नाम श्री मान सिंह पांगती था और ये त्रिलोक सिंह मात्र मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करके कई आंदोलनों में भाग ले चुके थे भाई। ग्रामोत्थान की बहुत रुचि थी, कुशल संगठक थे, ग्राम में कई सेवाएं निःशुल्क करते रहते थे, लोगों के प्रिय हो गए हुए थे और इनकी बात लोग मानते थे आदरपूर्वक। इस प्रकार से त्रिलोक सिंह पांगती का ये बलिदान, हमने देखा कि उन अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात लोगों की पंक्ति में ये नाम भी जुड़ गया, श्री त्रिलोक सिंह पांगती। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त क्रांति के, नहीं, उसके पहले बिहार भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा थी। बिहार में भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का वर्णन बहुत एपिसोड के अंदर आया है और उसकी शाखा बिहार में भी थी। इस शाखा के कुछ सदस्यों ने फुलवरिया मठ पर आक्रमण कर दिया। अब मठ है तो इनका आक्रमण करना नहीं बनता, लेकिन कुछ फौजियों ने वहां जबरदस्ती अपनी वहां डेरा जमा के बैठे हुए थे। जबरदस्ती आश्रम के जो हेड सन्यासी थे और बाकी लोग भी इसके बात का विरोध कर रहे थे। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कुछ सदस्यों ने फुलवरिया मठ पर आक्रमण कर दिया। उन लोगों ने बम का भी विस्फोट कर दिया। बम विस्फोट में एक मठ वाले व्यक्ति का पैर और एक क्रांतिकारी का हाथ उड़ गया। क्रांतिकारियों के इस दल के नेता का नाम श्री रामदेवी सिंह था। रामदेवी सिंह और उसके साथी क्रांतिकारियों ने फुलवरिया मठ कांड के पश्चात हाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर स्टेशन मास्टर ट्रेन में एक वो धन का, पैसे का, रुपयों का एक थैला चढ़ाने जा रहे थे। ये ककोरी कांड में भी ये थैला क्यों चढ़ाते थे, किन किन स्टेशन पर चढ़ता था और उस खजाने की लूट के लिए, उस पर कई एपिसोड मैंने आपको दिए हैं। और वो लूट लिया गया वो थैला और क्रांतिकारियों ने सहायक स्टेशन मास्टर पर भी गोलियां चला दी। स्टेशन का एक कुली छुरी से जख्मी हो गया। जब इस प्रकार की बात होती है तो कहीं कुछ भी हो सकता है। इस घटना के लगभग 2 महीने के बाद सारण के पुलिस अधीक्षक मिस्टर जॉनसन ने क्रांतिकारी नेता श्री रामदेवी सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। उसका एक साथी पुलिस का मुखबिर बन गया। श्री रामदेवी सिंह को फांसी का दंड मिलना था, लेकिन इसके ही एक साथी
त्रिलोकी सिंह, पहले वाले घटना में मैंने त्रिलोक सिंह पांगती का नाम लिया है, इसके अंदर श्री रामदेवी सिंह को तो फांसी का दंड मिला, लेकिन उसके एक साथी त्रिलोकी सिंह को 7 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। किसी का नाम इतिहास में नहीं बताया गया। आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने लाठी नहीं खाई। और आगे चलें, अगस्त क्रांति के आंदोलनकारियों ने अपनी रणनीति निश्चित करते हुए ये सोचा था कि यदि हाथ में झंडा लेकर जुलूस का नेतृत्व कोई बालक या बालिका करे तो शायद पुलिस के लोग उस पर गोली नहीं चलाएंगे, फायरिंग नहीं करेंगे। ऐसा सोचा। पुलिस वालों ने इस नैतिकता का कोई पालन नहीं किया। उसने बच्ची तो क्या, वृद्ध और वृद्धों को भी नहीं बख्शा। असम के नवगांव जिले के बहरामपुर नामक गांव में एक आम सभा आयोजित की गई। कई गांव वाले अपने घर से अपना अपना झंडा साथ लेकर सभा स्थल पर पहुंच गए। रतनमाला नाम की एक छोटी सी बच्ची भी अपने हाथ में झंडा लेकर सभा स्थल पर पहुंची। रतनमाला छोटी बच्ची। सभा का समाचार पाकर अंग्रेज सिपाहियों ने सभा स्थल को घेर लिया और लोगों के हाथों से झंडे छीनने लगे। रतनमाला नाम की छोटी बच्ची के हाथ से भी एक अंग्रेज सिपाही ने झंडा छीन लिया। इतना ही नहीं, उसको एक बहुत जोर से धक्का देके दूर फेंक दिया। उस बच्ची की दादी भागेश्वरी वहीं मौजूद थी। वैसे सिपाही का ये उद्दंड व्यवहार सहन नहीं कर सकी और उसने वह झंडा सिपाही से छीन लिया। सिपाही के हाथ से झंडा ही नहीं छीना, उसकी पिटाई भी कर दी। वो अंग्रेज भी अब इस व्यवहार को सहन नहीं कर सका और उसने वृद्धा भागेश्वरी को गोली मार दी। वृद्धा मां का उसी समय वहीं पर बलिदान हो गया। लेकिन उस वृद्धा मां को बलिदान होते देखकर जनता उस तरफ दौड़ पड़ी और अंग्रेजों से झंडे छीनने लगी। गोलियां चली और थानूराम तथा बालूराम नाम के 2 क्रांतिकारी इसमें बलिदान हो गए। उधर वो वृद्धा और इधर ये 2 नाम। अपने शहीदों की लाशों को अपने अधिकार में कर लेने के उपकरण में एक और श्री लक्ष्मी राम हजारिका बलिदान हो गए। जनता रात भर शहीदों के, इन बलिदानियों के शवों की रक्षा करने के लिए बैठी रही और सुबह होते ही उनको एक जुलूस की शक्ल में सब तरफ ले जाया गया और सब ने मिलकर के दूर दूर तक समाचार चला गया था और कई गांव से, दूर दूर से जनता ने इस अंतिम संस्कार का जो दृश्य था उसको देखा। इन क्रांतिवीरों के लिए उस समय जो उनके मन में भाव रहे होंगे, निश्चित रूप से कुछ के मन में आया होगा कि हम भी ऐसे बलिदान के अवसर को अवेल करें, प्राप्त करें, हम पीठ ना दिखाएं, इनकी कुर्बानी, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सारी घटनाएं कुछ तो संदेश देती है ना। ये सारे दृश्य बलिदान होते लोगों को, छोटी सी बच्ची, वृद्धा माँ, और ऐसे उस उपकरण में कि लाशों को रात भर रखना है
उस प्रयास में भी श्री लक्ष्मीराम हजारिका बलिदान हो रहे हैं। ये कुछ नाम मैंने आज आपको 3 अलग अलग इंसिडेंट्स में, 3 अलग अलग की घटनाओं में, इसमें भी मुझे लगता है कि 7-8 नाम आ गए हैं। हाँ, 1757 से 1947, 190 वर्ष के इस कालखंड में मैं जिन लोगों को आपके सामने ला रहा हूं, देश के लिए समर्पित हुए, सर्वस्व निछावर किया, लेकिन इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। वो नाम इतिहास में भी आए और आज की पीढ़ी उनको जानने का प्रयास भी करे। मैं जो श्रद्धांजलि देने का क्रम मैंने 3 साल पहले आरंभ किया है, ये कई वर्ष तक चलेगा। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मैं ऐसे सारे क्रांतिवीरों को, देशभक्तों को, सुप्त और लुप्त, असंख्य लेकिन अज्ञात ऐसे वीर योद्धाओं को, शौर्य के प्रतीकों को आपके समक्ष लाने का प्रयास करता रहूंगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।